नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसरो का पेपर हुआ था अभी 3 नवंबर को। उसका ऑफिशियल आंसर की जो है वो जारी हो चुका है। आई होप आपने अपना आंसर की डाउनलोड कर लिया होगा। रिस्पॉन्स की जारी हुई है, एक तरह से आंसर की क्या आपने जो सही या गलत किया है वो भी आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, नंबर बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अपना रिस्पॉन्स की डाउनलोड कर लिया होगा, आंसर्स का मिलान कर लिया होगा और अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। बात आती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर आपको डाउट लग रहा है और आप उन पे ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जिन पे आपको डाउट है और उनका ऑब्जेक्शन आपको करना है अथवा नहीं करना है, उनका सही उत्तर क्या है। विश्लेषण के साथ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना। आइए दोस्तों, चलते हैं सवाल नंबर पहले के साथ में। एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने जिस पे आपको डाउट लग रहा है। क्वेश्चन क्या है दोस्त? सवाल कह रहा है कि 6 पोल है, लेप बाउंड है, जनरेटर है जिसमें 300 चालक है। प्रत्येक चालक के द्वारा प्रेरित वोल्टेज का मान 5 वोल्ट है। जनरेटेड वोल्टेज कितनी होगी जनरेटर की? देखो, जनरेटेड वोल्टेज का मतलब है हमें कितने वोल्ट मिलेंगे, वो आउटपुट में हमें क्या वोल्टेज दे रहा है। आपको क्या करना है, मैं 2-3 चीज़ें बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको चीज़ें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सब जानते हैं कि लेप बाउंड अगर है तो समांतर रास्तों की संख्या उतनी ही होगी जितने पोल है। 6 पोल का मतलब क्या हो गया? 6 पैरेलल पाथ। अब मैं इसको यहाँ पर 6 पैरेलल पाथ ना बोल करके मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगा कि 6 समांतर वोल्टेज सोर्स है, यानी वोल्टेज के सोर्स है 6 जो समांतर में जुड़े हुए हैं। तो टोटल वोल्टेज कितनी मिलेगी आप बता सकते हैं कि नहीं? बताइए। सेल अगर समांतर में जुड़ते हैं तो हमें टर्मिनल पर उतनी ही वोल्ट मिलती है जितनी कि एक सेल की होती है। इसका मतलब है कि इस जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज उतनी ही होगी जो प्रति पथ वोल्टेज का मान होगा। और सुनिए ध्यान से, ये यूपीपीसीएल TG2 2021 में भी आया था। इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो क्या करना है, आपको एक समांतर रास्ते की वोल्टेज ज्ञात कर देनी है, बस उतना ही आपका उत्तर है। अब बात यह आती है कि टोटल 300 चालक है, 6 बराबर भागों में बंटे तो 300 का 6 में भाग दीजिए। प्रत्येक पथ के लिए या प्रत्येक पोल के लिए कितने चालक आए? 50 चालक। बस तो फिर इन 50 को कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, उत्तर कितना हो गया? 250 वोल्ट। और इसी को ऑफिशियल आंसर की में सही माना है। आपको भी इसी ऑप्शन के साथ जाना है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ऑब्जेक्शन करना चाहो तो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बच्चों का तो ये कहना है कि गुरुजी इसने तो प्रेरित ईएमएफ पूछा है, 300 चालकों का प्रेरित ईएमएफ तो 1500 ही होगा ना। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ये समांतर की बात कर रहा था। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे, डी उत्तर से सहमत हो भी गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, इसमें डाउट था, लेकिन डाउट आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना। मैं बताऊं पहले, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करना। सवाल क्या कह रहे हैं, देखो 3 HP की एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसकी फुल लोड करंट बताना है। मेरे दोस्त, 1 HP की 3 फेज मोटर 1.5 एम्पियर करंट लेती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आपको इस फॉर्मूले का उपयोग तब करना है जब सीधा सवाल होता। यानी यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये होता कि 3 HP मोटर की फुल लोड करंट बताइए कितनी है, तब आपको उत्तर करना था 4.5 एम्पियर। अब यहाँ पर तो आपको बहुत सारे रास्ते दिए हुए हैं जिससे आप करंट ज्ञात कर सकते थे। यहाँ पर आपको करंट ज्ञात करने के लिए
P बराबर √3 VL/IL cos फाई का फॉर्मूला अप्लाई करना था मेरे दोस्त, और यहाँ से आपको IL ज्ञात करना था। पावर दे रखी है, कैसे गुरुजी? 3 HP दे रखी है, तो HP को 746 से मल्टीप्लाई करो। गुरुजी 735.5 वाट क्यों नहीं किया? नहीं करना, क्योंकि जब सोर्स के लिए मान नहीं दिया हो तो जनरली क्या है कि हम ब्रिटिश प्रणाली को ही फॉलो करते हैं, बड़े लेवल पर जितने भी होते हैं ना उनमें। तो अब मान रखो और हल करो। 746 इंटू 3 HP आप करेंगे तो ये उत्तर लगभग हमारा आ रहा है 2200 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना भी आ रहा हो आप कैलकुलेट कर लेना। √3 को 1.732 रखेंगे, वोल्टेज 415 वोल्ट दिया हुआ है, कोस फाई आपको 0.8 दिया हुआ है। इस पूरे को कैलकुलेट करके आप उत्तर का मिलान करना, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है 3.8 एम्पियर। इसलिए इस क्वेश्चन में भी मेरे हिसाब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाँ, इस क्वेश्चन में है डाउट, आप चाहे तो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जो कंट्रोल सर्किट की हमारी वायरिंग होती है उसमें NC कॉन्टेक्ट से क्या मतलब होता है? NC का पूरा नाम होता है नॉर्मली क्लोज। अब इसके दो उत्तर सही है वैसे प्रैक्टिकली दो, लेकिन हकीकत में जो इसका उत्तर करना है वो D करना चाहिए था, और इन्होंने इसका C उत्तर कर दिया, और इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आप चाहें तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दरअसल होता क्या है मैं आपको बताऊँ, NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज, यानी जब नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल का मतलब होता है डी एनराइज। ये ध्यान रखना, सर्किट आपका नॉर्मल कंडीशन में हो कि हेल्दी नहीं हो। हेल्दी नहीं का मतलब है कि उसको कमांड नहीं आई हुई हो, उसको सप्लाई नहीं मिली हुई हो। हालांकि वैसे तो इसके दोनों ऑप्शन सही है, तो ज़्यादा क्या डाउट करना इस पर। नॉर्मली क्लोज का मतलब है कि ये जब चिपका हुआ है, जब कॉइल को कमांड नहीं मिल रही, कॉइल पिकअप नहीं है, तो डी उत्तर सही हो रहा है। लेकिन जब कॉइल को एनर्जी मिल जाए और कॉइल पिकअप हो जाए तो ये NO बन जाएगा, तो वो भी सही है। यानी C और D इसके दोनों ही सही है। अब परिभाषा में देखो कि हम तो बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन की, तो हम ऊर्जित होने की तो बात ही नहीं कर रहे। इसलिए क्या है कि C उत्तर को मैं गलत मान रहा हूँ या सहमत नहीं हूँ। बाकी आप देख सकते हैं, इसमें अगर ऑब्जेक्ट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद देखो एक ये आया, हाँ ये भी ठीक है, आपको कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जब आपके सामने दो चीज़ें आ जाए जिसमें से एक डिसाइड करना हो, तब आपको प्राथमिकता किसको देनी है, ये वो क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वो वेरिएबल रजिस्टर पूछ रहा है और दो ऑप्शन दिए, पोटेंशियोमीटर और वायर बाउंड। बहुत सारे बच्चे यही कन्फ्यूजन है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो वायर बाउंड है उसी से अपन रियोस्टेट बनाते हैं, और रियोस्टेट्स एक तरह से वेरिएबल ही होता है। लेकिन मेरे दोस्त जैसे ही इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो फिर रजिस्टर एक नहीं 3 भागों में बंट जाते हैं। फिक्स मान के प्रतिरोधक में, वेरिएबल मान में, एंड तीसरा फिर इसमें आ जाता है एडजस्टेबल। उस दौरान जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है, वायर बाउंड हमारा एडजस्टेबल की श्रेणी में चला जाएगा, जबकि वेरिएबल में फिर कौन आएगा, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को हिंदी में विभवमापी बोलते हैं। ट्रिमर्स एंड पैडर्स की तरह ये होता है, 3 टर्मिनल होते हैं इसमें पोटेंशियोमीटर में। इसलिए ये भी सही मानना पड़ेगा हमें, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वायर बाउंड फिर एडजस्टेबल में है और पोटेंशियोमीटर वेरिएबल में है। ठीक है, क्योंकि जब 3 ऑप्शन बन जाते हैं तो ऑप्शन के साथ ही हमें जाना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक ये देखो, इसमें पता नहीं आपने क्या गलती करी, मैं बताऊं गलती क्या हुई इस क्वेश्चन में। आपने रोटर फ्रीक्वेंसी निकाल दी इसमें, मैं बताऊं आपको, यही आपने किया है। जबकि इस क्वेश्चन में रोटर की फ्रीक्वेंसी ही पूछी है, लेकिन इकाई अलग थी। हम फ्रीक्वेंसी को चक्कर प्रति सेकंड में निकालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में वो चक्कर प्रति मिनट में पूछ रहे हैं। चलो मैं आपको इसका इंग्लिश वाला वर्जन दिखा देता हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चों को क्या समझ में नहीं आएगा ना। हाँ ये देखो, ये रहा आपके सामने, ठीक है, यहाँ देखो, समझ में आया। ये रहा इंग्लिश में, और मैं आपको बताऊं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अंडरलाइन कर करके दिखाऊंगा। देखो क्या पूछ रहा है,
रोटर वोल्टेज पर मिनट चक्रों की संख्या बताइए। 5% स्लिप दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लो। स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है ना। स्लिप दिया हुआ है 5%, ये आपका आ गया 2.5 हर्ट्ज। मेरे दोस्त आप इसे मुझे दूसरी इकाई में बताओ। दूसरी इकाई बोलूँ तो मुझे हर्ट्ज का मतलब चक्कर प्रति सेकंड बोलना चाह रहा हूँ मैं, यानी हम इसे 2.5 चक्कर प्रति सेकंड भी तो बोल सकते हैं। मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है? 2.5 चक्कर काट रहे हैं। वो सवाल में हमसे कितने का पूछ रहे हैं? 60 सेकंड का। भाई 1 मिनट का पूछ रहा है, मतलब 60 सेकंड का ही तो पूछ रहा है। बात तो एक ही हो गई ना। तो आपको 60 सेकंड का बताना था। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका उत्तर 150 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है, बस आपको थोड़ा समझने का फ़र्क था। देखो साथ में एक्सप्लेन करना ज़रूरी है क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। आपको लगता है कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़रूरी होता है। ये देखो एक अगला क्वेश्चन, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन है ही नहीं डाउट वाले। ये कह रहा है कि मापी उपकरण समान आउटपुट संकेत उत्पन्न करने की क्षमता है जब समान इनपुट दिया जाए, ठीक है ना। तो ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो नाम में ही देखो सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। चीज़ों को बार बार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये देखो कि बार बार यूज किया जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रिपीटेबल ही तो बोलेंगे। रिपीटेबल का मतलब होता है दोहराने योग्य, जिसको रिपीट किया जा सकता हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना। और यहाँ देखो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ इनसे क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि क्वेश्चन पूरा नहीं दिया। इन्होंने पूछ लिया कि फॉर्म फैक्टर 0 किसका है। ये दरअसल फॉर्म फैक्टर नहीं, पावर फैक्टर 0 पूछना चाह रहे थे। और पावर फैक्टर शुद्ध इंडक्टिव और शुद्ध कैपेसिटिव का होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ क्या कर दिया? डी उत्तर सही कर दिया। और इस क्वेश्चन में भी कोई गलती वैसे है नहीं। तो कुल मिलाकर इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, बाकी सब आप कैलकुलेशन कर लेना, लगभग वही उत्तर मिल रहे हैं आपके, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों को शेयर कर दो ये वीडियो।